प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के लिए भूगोल का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, भारत का भौतिक स्वरूप। उसी का ही एक ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम आज भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सीखेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और चलते हैं अपने लेसन की तरफ। शुरू करते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ हमने जानकारी को एक डायग्रामेटिकली फॉर्मेट में रख लिया है जिसके बारे में हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे और इसकी लोकेशन को भारत के मानचित्र पर देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम शुरू कर लेते हैं पहले प्रायद्वीपीय पठार की लोकेशन भारत में किस तरफ है। तो इसको हम एक मानचित्र से देखते हैं। मानचित्र में जहां जहां मैं आपको दर्शाता चलूं, आप समझते चले जाएंगे वहां वहां भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। जो आप ये लाइट पिंक कलर देख रहे हैं, जहां जहां मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। यानी कि ये अरावली पर्वत यहां से लेकर के और छोटा नागपुर का पठार से लेकर के और पूरा इधर से लेकर के दक्षिणी भारत तक, ये सारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आप एक देखेंगे ऊंचाई मीटर में एक यहाँ पर एक पैमाना बनाया हुआ है। आप इसमें समझ जाएंगे कि जो रेड कलर दिखाया गया है, ये ऊंची पर्वत श्रेणियां सबसे ऊंचाई पर है। जो बिल्कुल लाइट कलर में है, व्हाइट कलर में है, वो 0 से 300 मीटर ऊंचाई पर है। और थोड़ा सा उससे डार्क शेड हो जाती है तो 300 से 600 है, और उससे थोड़ी सी और डार्क शेड हो जाती है तो 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। और जो ये थोड़ा सा ये ब्राउन शेड हो गई है, ये 1200 से ऊपर ऊंचाई लिए हुए है। किससे ऊंचाई? समुद्र तल से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पठार है, ये पठार जो है सारा का सारा ये समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है। पर्वतों से तो ऊंचे हैं और मैदानों से ऊंचे हैं और पर्वतों से नीचे हैं, बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मेज की आकृति वाला स्थल है। मेज की आकृति का मतलब हो गया है कि वो मेज की तरह तो मैदान है, मैदानों की तरह दिखते हैं, फ्लैट दिखते हैं, लेकिन वो ऊंचाई पर होते हैं। दूसरा है, यह प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना का हिस्सा है। जब हमारी ये प्लेटें बन रही थी तो ये जो हमारे भारत की भूमि है, ये गोंडवाना का एक हिस्सा मानी जाती थी। और ये प्लेटों के खिसकने की वजह से ये भारत भूमि अलग होकर के आज वर्तमान में भारत की भूमि दिखाई दे रही है। तो ये गोंडवाना का एक हिस्सा है। कौन सा? ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यानी कि जो सबसे पहले जो चट्टानें बनी है हमारी आग्नेय, उन्हीं चट्टानों से ये पठार बने हुए हैं। आगे है, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। छिछली घाटियां का अर्थ हो गया है कि जो ज्यादा गहरी नहीं है। एक तो घाटियां होती है पर्वतों में जो बहुत अधिक गहरी होती हैं। इन पठारी भागों में भी घाटियां होती हैं, लेकिन वो कम गहरी होती हैं। और इनके अंदर जो पहाड़ियां हैं वो ऊंची नुकीले आकार की नहीं होती, बल्कि गोलाकार की तरह से होती हैं। थोड़ा सा फर्क जान लें, पठारी भागों में जो घाटियां हैं और जो पहाड़ियां हैं उनमें क्या अंतर है। वे पहाड़ियां एक तो गोलाकार हैं, इस टाइप से पहाड़ियां हैं, फिर थोड़ा सा घाटी आ जाएंगी, गहरी थोड़ी सी घाटियां, फिर पहाड़ आ जाएंगी। यानी कि जो घाटियां हैं वो कम चौड़ी, छिछली तथा कम गहरी हैं। और इनकी जो पर्वत है वो गोलाकार है। पठारों में, पर्वतीय इलाकों में तो ऊंची चोटियां होती हैं, गहरी घाटियां होती हैं, फिर पर्वत होती हैं नुकीले। ये इस तरह से पर्वतों में होते हैं। लेकिन पठारों में
इस तरह से पर्वत होते हैं, कम चौड़ी घाटियां और छिछली घाटियां होती हैं। ये फर्क है पठारों में और पर्वतों में। आप सिर्फ ये जान लें वो एक मेज की तरह फ्लैट है और ये पुराने गोंडवाना का एक हिस्सा है। और ये जो चट्टानें जो बनी हैं, पठार जो बने हैं, वो आग्नेय शैलों से बने हैं। 3 बातें याद रखेंगे, मेज की आकृति की तरह है, आग्नेय चट्टानों से बने हैं और गोंडवाना का हिस्सा है। इस पठारी भाग में जो घाटियां हैं वो कम चौड़ी, छिछली तथा गोलाकार पहाड़ियां हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को हमने डायग्राम में 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार 2 हिस्सों में बट गया है। पहला हिस्सा तो बन गया है मध्य उच्च भूमि और दूसरा हिस्सा बन गया है दक्कन का पठार। इस हिस्से में किसकी जानकारियां थी? और प्रायद्वीपीय पठार को हमने 2 हिस्सों में बांटा, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। अब हम इनके बारे में एक बार लोकेशन को हम मैप में देख लेते हैं। मानचित्र में हमने पहले जाना था कि ये जो हमने पिंक शेड जो बताई थी, ये सारा का सारा प्रायद्वीपीय पठार आता है। इसको हमने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक हिस्सा तो है मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि कौन सी है? ये जो इलाका है ये मध्य उच्च भूमि है। पठार का एक हिस्सा तो हमने ये बना लिया, मध्य उच्च भूमि। दूसरा हिस्सा बना लिया है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, ये सारा हिस्सा दक्कन का पठार है। वैसे तो पूरा प्रायद्वीपीय पठार है ये सारा का सारा। इसको हमने 2 हिस्से कर लिए। एक हिस्सा बन गया मध्य उच्च भूमि, जो ये आपकी लोकेशन ये दिख रही है, और एक हिस्सा बन गया दक्कन का पठार। अब हम इनके बारे में अलग अलग से विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसको हम मैप से समझेंगे। आप इस मानचित्र में देखें, ये एक नर्मदा नदी दिखाई दे रही होगी आपको। ये तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। ये नर्मदा नदी है। इस नर्मदा नदी के उत्तर में, उत्तर कहाँ हो गया? ऊपर की तरफ। दक्षिण कहाँ हो गया? नीचे की तरफ। तो नर्मदा नदी के उत्तर में, ठीक है, मालवा पठार के साथ, मालवा पठार ये हो गया सारा, नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा पठार के साथ ये जो सारा जो इलाका है, यह कौन सा है? मध्य उच्च भूमि है। लोकेशन आप भारत के मानचित्र में कैसे बताएंगे? नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा पठार के साथ जो उच्च भूमि है, इसे हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार में शामिल करते हैं। और ये कौन सा है? मध्य उच्च भूमि है, नर्मदा नदी के उत्तर में। क्लियर है? विंध्य श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला दक्षिण में, मध्य उच्च भूमि के दक्षिण में कौन सी श्रृंखलाएं हैं? विंध्य श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला दक्षिण में है, तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। इसको भी हम मानचित्र में देखेंगे। अब इस मध्य उच्च भूमि में देखेंगे आप विंध्य श्रृंखला और सतपुड़ा श्रृंखला, तो इस मध्य उच्च भूमि के कहाँ है? दक्षिण में है। और ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ये कौन सी तरफ है? पश्चिम में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मध्य उच्च भूमि के अंदर क्या है कि विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी मध्य उच्च भूमि के दक्षिण में है, और अरावली श्रेणी मध्य उच्च भूमि के पश्चिम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन, ये 4 नदियां हैं। और भी नदियां हैं छोटी छोटी जिनके नाम नहीं लिखे हैं। तो मुख्य नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इन नदियों का जो बहने का जो
स्टाइल है वो दक्षिण पश्चिम से शुरू हो जाती हैं और उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इसको भी हम मैप में समझेंगे। ये आप देखेंगे मैप में, ये चंबल नदी दिखाई दे रही है, ठीक है, मालवा के पठार से ये जो है इधर से चंबल नदी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये सब नदियां, ये नदियां हैं, इनके नाम नहीं लिखे लेकिन आप ही जान लें। ये मध्य उच्च भूमि से निकलने वाली नदियां हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये नदियां किस तरफ से निकलती हैं? ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो दक्षिण पश्चिम से निकलती हैं और किस तरफ जाती हैं? ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया, तो ये उत्तर पूर्व की तरफ जाती है, यानी कि यहां से बह करके इधर जाती हैं। ये नदियां देखें फिर से, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूर्व। तो ये नदियां दक्षिण पश्चिम से निकलती हैं, इधर से निकलती हैं और उत्तर पूर्व की तरफ जाती हैं। ये मध्य उच्च भूमि का जो ढलान है, इनका ऊपर से इनका नदियों का ढलान इधर से ऐसे की तरफ जा रही है। ये सब नदियां इधर जा रही हैं उत्तर पूर्व की तरफ। आपको ध्यान रखना है, मध्य उच्च भूमि में नदियों सिंध, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, सोन नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। क्लियर हुआ? उत्तर के मैदान में ये नदियां आकर के मिल जाती हैं मध्य उच्च भूमि से। आगे बढ़ते हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इसको भी हम मैप में देख लेते हैं। मध्य उच्च भूमि को आप देखेंगे पश्चिम की तरफ से, तो ये चौड़ाई में है। कितनी चौड़ाई में है? देखो इतनी चौड़ाई में है। और जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाते हैं, ये मध्य उच्च भूमि संकीर्ण होती चली जाती है, बिल्कुल संकीर्ण हो जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी और पूर्व में संकीर्ण है। आगे बढ़ते हैं। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसको मैप में देख लेते हैं। ये जो मध्य उच्च भूमि है, इसका जो ये पूर्वी विस्तार है, ये वाला हिस्सा, इसको हम स्थानीय नाम से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जानते हैं। इस मध्य उच्च भूमि का पूर्व का जो विस्तार है, ये वाला, इसे हम बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जानते हैं। मैं आप रिपीट कर रहा हूं फिर से मध्य उच्च भूमि के बारे में। ये जो है मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, ठीक है। इसमें जो नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम की तरफ चौड़ाई में स्थित है और पूर्व में संकरा है। पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दक्कन का पठार। एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसकी लोकेशन को मैप में देख लेते हैं। देखें, ये नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी के दक्षिण में, दक्षिण की तरफ आएंगे तो यहां पर तापी नदी से इधर, ये नर्मदा नदी के दक्षिण में एक त्रिभुजाकार से टाइप से लग रहा है, जैसे ये और ये एक त्रिभुजाकार बना हुआ है। त्रिभुजाकार, यह जो भूभाग है यह दक्कन का पठार है। क्लियर है? नर्मदा नदी के दक्षिण में एक त्रिभुजाकार जो आकृति है, यह दक्कन का पठार है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसका पूर्वी विस्तार है। इसको भी हम मैप में देख लेते हैं। इस दक्कन के पठार के उत्तर की तरफ जो पर्वत श्रृंखला है वो देखेंगे, सतपुड़ा श्रृंखला, महादेव श्रृंखला किस तरफ है? उत्तर की तरफ है। और जैसे जैसे हम दक्कन पठार के पूर्व की तरफ चलते जाएंगे तो और भी छोटी छोटी पहाड़ियां आ जाती हैं, जैसे कैमूर की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। कैमूर की पहाड़ियां हैं और मैकाल की श्रृंखला है, ये इसके पूर्व की तरफ विस्तार है। पूर्व कौन सा हिस्सा होगा? ये वाला हिस्सा। तो दक्कन पठार के पूर्व की तरफ कौन सी श्रृंखलाएं हैं?
महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इसको भी हम देखेंगे मैप में। ये जो दक्कन का पठार है, इसका जो ये पश्चिमी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा, ये ज्यादा ऊंचाई पर है, ये ऊंचा ज्यादा है। और पूर्व की तरफ ये जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ चलते जाएंगे, इधर की तरफ चलते जाएंगे, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे, तो ये ढाल इधर की तरफ बना हुआ है। पश्चिम ऊंचा है और पूर्वी हिस्सा पठार का नीचा है। तो दक्कन का पठार पश्चिम की ओर ऊंचा तथा पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। यही कारण है कि यहाँ इस दक्कन के पठार से जितनी नदियां निकलती हैं वो बह करके कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। क्यों जाती हैं? क्योंकि ये हिस्सा नीचा है और ये हिस्सा ऊंचा है, जबकि पास में अरब सागर है। अरब सागर में क्यों नहीं गिरती ये नदियां, जबकि ये सारी की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? सीधा सा सिंपल सा आंसर है, ये हिस्सा नीचा है और ये हिस्सा ऊंचा है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी है, जिसे मेघालय कोरबी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसको हम जानेंगे थोड़ा सा मैप के रास्ते से। जो हमने दक्कन का पठार देखा था, ये सारा नीचे वाला हिस्सा, ये पूर्व की तरफ जब हम जाते हैं छोटा नागपुर के पठार से अलग हो करके पूर्व की तरफ, ये जो गारो खासी जयंतियां हैं, यहां तक ये हमारा दक्कन का पठार फैला हुआ है। लेकिन ये हिस्सा अलग हो गया है। किससे अलग हो गया? इस पठार से अलग हो गया। और ये अलग किस तरह से हुआ? बीच में एक ये गैप हो गया है, भ्रंश हो गया है, ये हिस्सा अलग हो गया है। कुछ नदियों ने काट डाला है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और भी कई नदियां हैं जो इसने इस पठार को यहाँ से अलग कर दिया है। तो ये पूर्वी विस्तार है दक्कन के पठार का। और इसको हम, इसके अंदर जो पहाड़ियां हैं उनके हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसे हम कोरबी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। जो हमने देखा था कि ये जो छोटा नागपुर पठार है और जो हमारे गारो खासी जयंती है, बीच में जो गैप आया था वो किसकी वजह से आया था? भ्रंश के कारण आया था। फिर है पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियां हैं, जो हमने दिखाया था मैप में। गारो, खासी, जयंतियां, ये तीनों पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे तो पहले गारो आएगी, फिर खासी और बाद में जयंती आएगी। ये तीनों जो श्रृंखलाएं हैं ये दक्कन के पठार के पूर्वी विस्तार पर हैं। इस तरह से हमारा ये प्रायद्वीप पठार का हिस्सा पूरा हो गया है। और इसमें थोड़ा सा एक चीज और बाकी रह गई है, जिसे हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। उसके बारे में हम सीखेंगे अभी। अब हमने प्रायद्वीप पठार में घाट पढ़ने जा रहे हैं। घाट भी दो तरह के हैं, एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट। इसको हम मैप में समझ लेते हैं लोकेशन से। इस दक्कन के पठार के पश्चिमी हिस्से पर जो ये पर्वत श्रृंखलाएं बनी हुई है, इसे हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। और पूर्व की तरफ, पठार के पूर्व की तरफ जो ये श्रृंखलाएं बनी हुई है, इन्हें हम पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। पूर्व की तरफ पूर्वी घाट और पश्चिम की तरफ पश्चिमी घाट। ये भी एक प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। इसी प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी हिस्से पर पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिस्से पर पूर्वी घाट है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट ये पश्चिमी तट के समानांतर स्थित हैं, जैसे हमने मैप में देखा था। आगे है वे सतत हैं, यानी कि लगातार हैं, तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये पर्वत श्रृंखलाएं है, पश्चिमी घाट है, इसे दर्रों के द्वारा पार किया, यानी कि यहाँ से इस तरह से कट नीचे से पार किया जा सकता है। ये ऊपर से पार नहीं किया जा सकता, ये लगातार है, दर्रों से पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचे हैं, पूर्वी घाट कम ऊंचे हैं।
पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। जो पश्चिमी घाट है इनके अंदर जो पर्वतों की जो औसत ऊंचाई है वो 900 से लेकर के 1600 मीटर के बीच में है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। इसको हम मैप से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये जो पश्चिमी घाट है इस पर पर्वतीय वर्षा होती है। यहाँ से आर्द्र हवाएं जो है उठती हैं और पश्चिमी घाट से टकराती हैं और टकराकर यहीं बरसात कर देती हैं। यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के इसी पश्चिमी हिस्से की तरफ बरसात होती है। कौन सी बरसात होती है? पर्वतीय वर्षा होती है। कैसे होती है? आर्द्र हवा के पश्चिमी घाट के टकराने से वो हवाएं यहाँ पर पर्वतीय वर्षाओं का निर्माण करती हैं। आगे है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ये पर्वत ऊंचे होते चले जाएंगे। ठीक है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं। मुख्य ऊंचे हैं, जैसे हमने दो नाम लिखे हुए हैं। एक है अनाईमुडी जो 2695 मीटर ऊंचे है, तथा डोडा बेटा 2633 मीटर ऊंचे हैं। वैसे तो और भी शिखर ऊंचे हैं, लेकिन दो शिखर हमने लिखे हैं यहाँ पर नाम, अनाईमुडी और डोडा बेटा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। इसकी लोकेशन को भी हम मैप से समझ लेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं महानदी है, ये महानदी घाटी है, ये सारा छत्तीसगढ़ से निकल रही है महानदी घाटी। महानदी घाटी से लेकर के और नीलगिरी, ये नीलगिरी की पहाड़ियां यहां तक, ये जो फैला हुआ है ये पूर्वी घाट है। इसके बाद है पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। सतत नहीं का मतलब लगातार नहीं है, बीच में से ब्रेक है। इसको भी हम मैप से समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे पूर्वी घाट जो है बीच में से ब्रेक, यहाँ पर एक बार टूट गया, महानदी ने काट दिया इस पूर्वी घाट को, फिर यहाँ पे भी कट गया है, फिर गोदावरी ने भी काट डाला है इसको, कृष्णा ने भी काट डाला है। तो ये जो पूर्वी घाट है ये बीच में से कटा हुआ है, ये लगातार नहीं है, सतत नहीं है। जबकि पश्चिमी घाट जो थे वो लगातार हैं, कटा हुआ नहीं है। पूर्वी घाट बीच में से कटे हुए हैं, इन्हें नदियों ने काट डाला है बीच में से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये अनियमित है, यानी कि नियमित नहीं है, लगातार नहीं है, एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। जो कि हमने मैप में देखा था, महानदी ने, गोदावरी ने, कृष्णा ने, इन नदियों ने इस पूर्वी घाट को बीच में से अलग कर दिया है। आगे है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी पर्वत है और इस पर्वत की जो ऊंचाई है वो 1500 मीटर ही है। ठीक है। तो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है, तो आप इन दोनों के बारे में विस्तार से बता पाएंगे। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के बारे में विस्तार से समझा है, जाना है। थोड़ी सी जल्दबाजी हमने की है वीडियो को छोटा करने के लिए। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो रिपीट करके देख लेंगे, थोड़ा सा बुक्स में से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हमने एक साथ रखने की कोशिश की है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी की इसी चैप्टर की बाकी जानकारी के साथ। थैंक यू बच्चों।